नमस्कार। इस समय हम लोग बादली के बस स्टैंड पर हैं। बस स्टैंड आपको दिखा देते हैं। एक तरफ तो झज्जर का जो बस स्टैंड है पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा बस स्टैंड है। ये बादली का बस स्टैंड है जनाब। यहाँ पर ना तो आपको रोडवेज़ ना कोई प्राइवेट बसें दिखाई देगी और सरकार की तरफ से 4 बार घोषणाएं की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता यहाँ पर पहुँचे, मुख्यमंत्री पहुँचे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जब यहाँ से विधायक थे और कृषि मंत्री थे, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएँ की थी और उन्होंने कहा था कि बादली को स्वर्ग बना देंगे। तो स्वर्ग का थोड़ा सा दर्शन मैं आपको करा दूं। देखिए ये यहाँ पर इस तरह का जो स्वर्ग है और आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर आवारा पशु यहाँ पर हैं और कूड़े के ढेर हैं। जब यहाँ पर बस स्टैंड की घोषणा नहीं हुई थी तो यहाँ पर लोग रोज़गार के लिए अपनी दुकानें चला रहे थे, रोज़गार उन लोगों को मिल रहा था। लेकिन उनको लगा कि बादली में विकास कार्य होंगे तो जनाब उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी दुकानों के जो कब्जे थे वो छोड़ाकर और उन लोगों ने यहाँ पर ज़मींदोज़ कर दिया और उनको लगा कि यहाँ पर बस स्टैंड बनेगा तो बादली का विकास होगा। यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर खड़े हैं। गुलिया साहब यहाँ पर हैं। गुलिया साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सुनील गुलिया खाप के प्रधान हैं। प्रधान जी, लगातार घोषणाएं हो रही थी और उसके बाद में इस तरह का जो देखा गया है तो किस तरह देखते हैं? देखिए ऐसा है, ये सरकारें जो हैं, सरकार कोई भी हो, इनके यही काम होते हैं, घोषणा करते हैं, उसको अमली जामा नहीं पहनाते। ये जो जगह हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे बादली गांव बिल्कुल गांव था और यही दुकानें थी। यहाँ डीटीसी बस भी आती थी। तो ये 10-15 दुकानें धर्मशाला और उर्ली तरफ दुकानें थी। अभी 10 साल पहले इसकी घोषणा हुई थी कि यहाँ एक बहुत ही इसका सौंदर्यीकरण करके इसकी जो आप ज़मीन दे दो हमारे को और इसके अंदर एक बस अड्डे का निर्माण करेंगे। उसके बाद ये 4 बार इसकी घोषणा होगी। सीएम साहब भी आ गए या मंत्री भी रह गए, ये इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। इससे अच्छा तो जो दुकानें थी तो कम से कम यहाँ ये गंदगी तो नहीं दिखाई दे रही। उनका रोज़गार तो चल रहा है। हाँ, उनका रोज़गार भी चल रहा था, गंदगी नहीं दिखाई दे रही थी। अभी 4 बार की जो घोषणा हुई है उसको अमली जामा बिल्कुल नहीं पहनाने का काम किया है सरकार ने। अब यह स्थिति आप देखो, यह ऐसी स्थिति है कि स्टार्टिंग में जब गाँव के अंदर इसके अभी ये तहसील है, तहसील के अंदर एंट्री करते हैं तो ये इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती। इससे एक बहुत बुरा संदेश जाता है और हमारी जो खाप है वो दिल्ली से टच है। कम से कम अगर दिल्ली का आदमी हरियाणा में एंट्री करे तो वो यहाँ से निकले तो वो ये देखे ना एक चीज़ को कि भाई हरियाणा भी आज कुछ अलग प्रकार से है। तो ये रोड की व्यवस्था थी पीछे से, इसके लिए धरना देना पड़ा। शायद हो सकता है अगर ये बस अड्डा ना बना तो फिर धरना देना पड़ेगा। तो सरकार कहाँ है जनाब? अगर आपको धरना देना पड़ा, अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मांगने के लिए सरकार के आगे गिड़गिड़ाना पड़े तो फिर उन नेताओं का क्या फ़ायदा जनाब? हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी ना उनको। ये सरकारें बदली क्यों होती हैं? बदली इसीलिए होती हैं सरकारें कि जो सरकार जनता के हितों के काम नहीं करेगी तो उसको आगे इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। तो हम जो है इसके लिए भी तैयार होंगे, क्योंकि मैं खाप का प्रधान हूँ गुड़िया 84 का। और ये इस प्रकार की अगर हमारी जो जनता है वो इन चीज़ों से परेशान होगी, महरूम होगी। अगर इस तहसील के अंदर बस अड्डा नहीं है तो फिर बताओ आप गांव के बस अड्डे क्या हालात होंगे। ना वहाँ तो बस अड्डे हैं ही नहीं। तो ये गांव ने जो है इनको अपनी ग्राम सभा की जो ज़मीन थी उसको कब्ज़ा छुटवा के उसको ज़मीन को दिया। तो अब ये इस प्रकार की जो चीज़ें कर रहे हैं ये दुखदाई है। और मैं तो अपनी खाप की तरफ से एक संदेश देना चाहूँगा, या तो आप समझ जाओ इस काम को करा दो, ना तो फिर यहाँ जो है विरोध का बिगुल बजेगा और दिक्कत खड़ी हो जाएगी। 2023 के मिड में खड़े हैं हम लोग और कहीं ना कहीं 24 में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव आने हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हालिया में इससे पहले कहीं ना कहीं यहाँ से विधायक थे और भारी भरकम मंत्रालय उनके पास थे। कुलदीप वत्स यहाँ के कांग्रेस के विधायक हैं और जजपा और भाजपा का गठबंधन है, उनको भी कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष का पद मिला है। वो कभी भी यहाँ पर बादली की सूद नहीं लेते। या फिर अगर विधानसभा में ये जाते हैं तो क्या लगता है कि बस स्टैंड का मुद्दा प्रमुखता से विधायक को उठाना चाहिए था? देखिए, ये जो रोड था, ये रोड बनना चाहिए था आज से 3 साल पहले। और इसी प्रकार की जो है ना एक बयार चली पूरे उसके अंदर, जो हमारे हल्के के अंदर इस प्रकार की चीज़ें चल गई कि भाई वो उस काम को रोक रहा है, वो उस काम को नहीं होने दे रहे। इनकी आपस की जो गुटबाजी थी उसकी वजह से चली। फिर वो धरना दिया तो हमने तीनों पार्टियों को बुलाया था और तीनों पार्टियों ने फिर जो है वो उसके सिर पे दोष मंडते रहे, हमने ये करा दिया वो करा दिया।
तो अब ये बस अड्डा जो है ना, इसमें भी इसी प्रकार का कोई ना कोई मसला बनेगा। फिर उनको इसी में बस अड्डे के अंदर उनको बसों की जगह उनको खड़ा करेंगे ना, फिर वो कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट निकलेगा। प्रधान जी अब थोड़ा शेड्यूल बिजी है, लेकिन फिर भी मैं एक लास्ट सवाल चलते चलते कि आप 84 के प्रधान हैं, क्या लगता है कि आगामी बस स्टैंड के लिए एक प्राइवेट जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं रणनीति बनानी होगी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में आचार संहिता लग जाएगी और वो इस चीज़ को कह देंगे कि साहब हम लोग विकास कार्य नहीं करा पाएंगे। पत्रकार महोदय साहब, मैं बोलता कम हूँ और फिर मैं विरोध पे उतरता हूँ तो मैं उठता नहीं हूँ, जहाँ बैठ गया फिर बैठ गया। तो मेरा यही है, ये मेरा जो संदेश है दूर तक पहुँचेगा और हरियाणा सरकार जो हो शुद्ध लहर इस काम को करा दे। धन्यवाद। धन्यवाद। नागल साहब, क्या लगता है कि जो बादली की राजनीति है वो कहीं ना कहीं छीटाकशी की राजनीति होती जा रही है, विकास कार्यों से सरोकार इन लोगों को नहीं है, वो एक दूसरे पर कुलदीप वत्स ये कह देते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ विकास कार्य रोक रहे हैं, संजय कबलाना रोक देते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं बादली को नुकसान नहीं हो रहा है? देखो, बादली की जनता के साथ राजनीति ज़्यादा हो रही है। आप जो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। कितने शर्म की बात है, जिस तरह गुड़िया साहब ने बताया था 10 साल पहले कांग्रेस ने बोला था, अभी बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री जी घोषणा करके जा रहे हैं, तो क्या मतलब है इस चीज़ का? ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक तहसील में, और ये तो नगर पालिका बनने वाली थी। एक गांव की बस अड्डा इससे बेहतर है, इससे और बड़ी शर्म की बात क्या है? और कुलदीप वत्स जी बोल रहे हैं कि भाई ऊपर बीजेपी की सरकार है। भाई बीजेपी की सरकार है तो लोकतंत्र में विपक्ष का भी उतना ही महत्व होता है। आप मुद्दा क्यों नहीं उठाते? और मुद्दा उठा के विधानसभा में या पत्रकारों के सामने इतिश्री नहीं हो जाती, ग्राउंड पर उतरना पड़ता है। हक जब नहीं मिलता है ना तो महाभारत होती है, ये हमारे इतिहास में पता लग गया है। तो आप सिर्फ मुद्दा उठा के फॉर्मेलिटी मत वो करोगे, लोग बाग आपको इसलिए वोट दे देंगे अगली बार कि भाई क्योंकि सरकार नहीं थी हमारी। सत्ता पक्ष अगर कमज़ोर पड़ जाता है, विकास कार्य नहीं होते, तो इसलिए लोग विपक्ष को चुनते हैं। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो लोगों को इसी तरह दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, जितना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इसके लिए जिम्मेवार हैं, संजय कबलाना जिम्मेवार हैं, कहीं ना कहीं कुलदीप वत्स भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर साबित कर रहे हैं। अगर वो जब शुरू में विधानसभा चुनाव यहाँ से लड़ने आए थे तो उन्होंने जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि मैं लड़कर यहाँ ले आऊँगा, ये विकास कार्य करा दूंगा। लेकिन अब इनकी जिम्मेवारी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती कि भाजपा ऊपर है, हमें विकास कार्य नहीं कर। अगर कमज़ोर हैं तो आप इस्तीफा दे दें या फिर कुछ और रास्ता देखें। तो बादली की जनता को 5 साल इसी तरह गुजारने होंगे क्या? देखो, कुलदीप वत्स जी बोल रहे हैं मैं कमज़ोर हूँ। पूरी बादली विधानसभा में लगभग 2 लाख लोगों का अभी भी उसको सपोर्ट है, उनके विधायक हैं, वो प्रतिनिधि कर रहे हैं। आप मुद्दा उठाओ, हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आप मुद्दा भी नहीं उठाओगे, कहीं पर जाओगे नहीं, फॉर्मेलिटी करोगे, तो कुलदीप जी ऐसी राजनीति यहाँ चलने वाली नहीं है। जी बिल्कुल। गुड़िया साहब, क्या लगता है कि बादली को हर बार अपने मुद्दों के लिए ज़मीन पर बैठना होगा? जैसे प्रधान जी ने अभी बताया कि हमने सड़कों के लिए मुद्दा उठाया या अन्य किसी चीज़ के लिए तो इस तरह की राजनीति हमने कभी जीवन में नहीं देखी। मेरे को इतने साल पत्रकारिता करते हो गए, लेकिन बादली के साथ इस तरह का व्यवहार आखिर क्यों हो रहा है? कारण क्या, कुछ कमियां हैं क्या बादली में? बादली और बादली क्षेत्र में एकजुटता की कमी पिछले 10 साल में दिखी, और उसी कमी का फ़ायदा ओम प्रकाश धनखड़ जी और कुलदीप वत्स जी उठा रहे हैं। क्योंकि बादली विधानसभा क्षेत्र में, विशेष तौर पे बादली गांव में पास लगते इस क्षेत्र में, इसमें कोई नुमाइंदा नहीं बचा जो जनहित के मुद्दों को उठा सके। वो लोग खुद से तो काम करते नहीं, और जब मुद्दा उठाया जाता है तो एक बात बोल देते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अगर अपने जनता की आवाज़ उठाना, अपने बहन बेटियों के लिए बस अड्डे की मांग करना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बस अड्डे की मांग करना अगर राजनीति है, अगर रोड बनवाना राजनीति है, रोड बनवाने की मांग करना राजनीति है, तो फिर तो हम राजनीति करेंगे। ऐसी राजनीति करनी भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज से 10 साल पहले इस बस अड्डे की घोषणा हुई, उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ से घोषणा करके गए, फिर सीएम साहब आए 2019 में, वो घोषणा करके गए, उसके बाद दुष्यंत जी आए, वो घोषणा करके गए, तीसरी बार लगातार ओम प्रकाश धनखड़ जी ने घोषणा की कि बादली को बस अड्डा बनाएंगे, चमकाएंगे। हमने अपनी बेशकीमती ज़मीन, आज मेरा सवाल है सत्ता से, ओम प्रकाश धनखड़ जी से और हरियाणा सरकार से, क्या बादली गांव ने अपनी बेशकीमती ज़मीन यहाँ पे गंदगी के ढेर लगाने के लिए दी थी? क्या ये विकास है? देखिए, हम सेक्टर 17 में जो हरियाणा परिवहन का ऑफिस है, वहाँ पे इसकी कार्रवाई करके आ चुके 2 बार। हम
एसडीएम साहब से मिल चुके बादली, हम जीएम और डीएम वगैरह जो इनके अपर अधिकारी हैं परिवहन विभाग के, उनसे मिल चुके हैं। अब अति हो गई है, हमें अगर हर चीज़ संघर्ष से ही लेनी पड़ेगी तो हम संघर्ष को भी तैयार हैं। हम आपके माध्यम से पहले तो हाथ जोड़ के ओम प्रकाश धनखड़ जी से और हरियाणा सरकार से निवेदन करते हैं कि आइए अच्छे काम करते हैं, जनता के लिए अच्छे काम करते हैं, मिलके करते हैं। आप बस स्टैंड बनवाइए, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम बादली तक और झज्जर तक डीटीसी बसें लेके आने का काम करते हैं। आइए दोनों मिलकर अच्छे काम करते हैं। अगर ओम प्रकाश धनखड़ जी इस काम को भी करवाने को तैयार नहीं है या मानने को तैयार नहीं है, तो जैसा कि आपको प्रधान जी ने बता दिया है, संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, उसको भी फिर हम आंदोलन के माध्यम से इस काम को करवा के तब पीछे हटें। हरीश जी, लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब उन मुद्दों पर उठा रही है, जैसे आप बिजली की समस्या को लेकर ले लीजिएगा, पानी को लेकर लीजिए, शिक्षा के बात। अगर मैं बादली की शिक्षा नीति की बात करूं तो बड़ी जर्जर हालत में है। सरकारी स्कूलों के जो हालात है वो बिल्कुल ख़राब है, पीने का पानी नहीं है। तो कैसी जादू की छड़ी है आम आदमी पार्टी के पास, वो आएगी और हरियाणा में सब कुछ हो जाएगा? क्या नहीं लगता है कि लगातार आप लोग इस तरह का एक रूमर सा सेट कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? किस तरह से लगता है कि आप लोग पंजाब और दिल्ली के मॉडल को हरियाणा में तलब कर देंगे? भाई साहब, कोई हम झूठा रूमर नहीं ले रहे, नहीं कोई झूठी घोषणा कर रहे। हमने तो दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है। अब पंजाब में देखो, अब वही स्कूल हैं जो पिछले कुछ सालों से थे। अब जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो अब स्कूलों के हालात सुधर गए, मेडिकल की व्यवस्था अच्छी हो गई। मान लो सरकार का बजट भी बढ़ गया, बजट में भी वो हुई है, दिल्ली में भी यही है। आप देखो, महिलाओं के लिए फ्री बस चल रही है। क्या सरकार ये थोड़ी है कि सरकार फिर भी फ्री सुविधा देने के बाद भी प्लस में चल रही है। अब बादली हल्के की बात करें, इस्लामपुर गाँव की बात करें, वहाँ स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वो रिलायंस ने भी शायद गोद पे ले रखा है। वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, लगा तो रखी है टंकी, सोलर लाइट लगा रखी है, लाइट नहीं है स्कूल के अंदर। तो आप देखो क्या है स्कूलों के हालात, जर्जर हालात हैं स्कूलों की। स्कूलों का ये लगा लो, पूरे हल्के का अगर बादली हल्के में ये सबसे बड़ी कमी रही है। यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कभी स्कूल में कोई मीटिंग ही नहीं की, वो तो प्राइवेट स्कूलों में जा के अपनी मीटिंग रैलियाँ करते हैं। उन्होंने सरकार जो फ्री का जो सेटअप आपने तैयार किया है वो कांग्रेस को भी दे दिया आप लोगों ने। उन्होंने कहा दिया कि 6,000 रुपये वृद्धा पेंशन दे देंगे, अब हम बिजली भी फ्री दे देंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार तो पहले ही घाटे में है। वो एक तरफ से तो हुड्डा सरकार ये कहते हैं कि घाटे में है, कई लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने इस तरह कर्जा हो गया। आप लोगों की सरकार आएगी तो आप लोग किस तरह से सेट करेंगे कि भाई बिजली भी आप फ्री दे देंगे, आप महिलाओं के लिए बस भी फ्री दे देंगे? वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये ईमानदारी के साथ होता है जी, नीत जैसी नीत के साथ होता है। नीत साफ है तो आप सब कुछ फ्री दे सकते हो। नीत के ऊपर है। हुड्डा सरकार 10 साल पहले रही है, क्या हुड्डा सरकार दे नहीं सकती थी? पहले मूलभूत सुविधाएं थी, अगर 10 साल पहले देती तो आज ये हालात नहीं होते। उनको आज ये झूठी घोषणाएं नहीं करनी पड़ती, हम ये दे देंगे वो दे देंगे। उन्होंने तो पता है यहाँ के जो आसपास की ज़मीन थी हुड्डा सरकार के राज में, यहाँ 22-22 लाख रुपए में किले बिके हैं। आज यहाँ अगर बादली हल्के गाँव में वहाँ 100 गज का प्लाट की बात की जाए तो 55 लाख रुपए का 100 गज का प्लाट है। यहाँ के लोगों के साथ भी धोखा हुआ है जी हुड्डा सरकार के राज में। हुड्डा साहब तो खुद जो कहते हैं, उनके तो जो सीनियर मंत्री है, चाहे सुरजेवाला हो या फिर कहीं ना कहीं सैलजा हो, वो तो कहती हैं कि ये घोषणा कांग्रेस की नहीं है, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। और इंडिया अलायंस एक गठबंधन है जिसमें खुद केजरीवाल भी शिरकत कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन आएगा तो ये मुद्दे धरे के धरे रह जाएँ और आप लोगों को सीटों पर बंटवारा करना पड़े, उसके लिए भी माइंड सेट होगा जनाब? वो तो देख लो जी, ऊपर की हमारी ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो उनकी बातें हैं, उनमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो अब झज्जर तक सीमित है, झज्जर की बात कर सकते हैं। ठीक है। एक लास्ट सवाल है कि जब हम लोग ओम प्रकाश धनखड़ से सवाल पूछते हैं कि साहब आप विकास कार्य क्यों नहीं कराते, हालांकि जब विकास कार्य शुरू होने पड़ते हैं तो लड्डू निकल के आ जाते हैं, लोग लड्डू खाते हैं। जैसे प्रधान जी ने बताया कि सड़कों का जब निर्माण इन लोगों ने अथक प्रयास किया, भूख हड़ताल पर लोग बैठे, उन लोगों के लिए कहीं भी ओम प्रकाश धनखड़ ने सिंपैथी नहीं दी। लेकिन जैसे ही हो गया तो वो जाकर वहाँ पर नारियल तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ बादली में कुछ लोगों ने यहाँ पर लड्डू, आपको मिले या नहीं मिले मुझे तो नहीं पता, लेकिन लड्डू बंटवाने का काम किया। जब हम लोग उनसे पूछते हैं विकास कार्य नहीं कराए तो उन्होंने कहा कि बादली की जनता ने तो मुझे बड़ी बेरहमी से हरा रखा है, तो मेरे पास तो सत्ता ही नहीं है, मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ। उसको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, ये लोग लेते हैं किसी भी काम का श्रेय और हम लोग करते हैं किसी भी काम को करवाने के लिए संघर्ष। ये दो मूलभूत अंतर है इसमें कि हम संघर्ष करके किसी काम को कराते हैं। ये झज्जर बादली रोड यहीं था, हम
पहले तो बादली नगर पालिका को तोड़वाने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास गए, संजय कबलाना जी के पास गए, दुष्यंत जी के पास गए, खट्टर साहब के पास गए, उन्होंने नहीं सुना। 15 दिन हमने यहीं बस अड्डे की ज़मीन पे बैठ के संघर्ष किया, अनशन किया। बादली नगर पालिका को तोड़वाने का, बादली गांव से टैक्स हटवाने का काम सारे गांव, तीनों गांव के लोगों ने मिलकर किया। उसके बाद प्रधान जी की अगुवाई में झज्जर बादली रोड जो 3 से 4 साल से रुका हुआ था, उस बहुत बुरी हालात में था, प्रधान जी की अगुवाई ने हम लोगों ने वहाँ बैठ के जहांगीरपुर बस स्टैंड पे उस रोड को बनवाने का काम किया। श्रेय लेने ये सब लोग आ गए। अब यही काम बस अड्डे का है। विपक्ष का काम होता है सरकार पे दबाव बनाना। हम तो आग्रह कर रहे हैं, पहले सरकार से आग्रह है कि आप बादली बस स्टैंड को बनवाने का काम करें और लोगों को संघर्ष के लिए मजबूर ना करें, अन्यथा क्षेत्र के लोगों को संघर्ष पे उतरना पड़ेगा। अपने काम, अपना हक प्राप्त करने के लिए हमें तीसरी बार लगातार संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग श्रेय लेने आओगे तो कोई ताज्जुब नहीं, जनता आपको सिरे से नकार देगी। प्रधान जी, आप खाप के प्रतिनिधि हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पूरे हरियाणा की खाप पंचायत लामबंद हुई और उन्होंने प्रमुख मुद्दे रखे। उन्होंने साफ तौर पर नशा मुक्त, एक गोद में शादी नहीं होनी चाहिए, इस तरह के मुद्दे उन्होंने हरियाणा के सरकार के सामने रखे। किस तरह से देखते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक हैं? वो तो अच्छी बात है, नशा मुक्त हो हरियाणा, तो ये अच्छी बात है। और ये दूसरा जो है समगोत्र में शादियां होंगी तो हमारा जो डीएनए है ना, ये बदली हो जाएगा पूरा। तो समगोत्र में हमारी जो परंपराएं हैं ना, हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, जितनी भी परंपराओं के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे होंगे? ये हमारी 2-4 चीज़ें हैं। शादियां होने के लिए बच्चे बहुत हैं, मेरी भी शादी हो रही है, यहाँ मेरे ख्याल से बहुत आदमी जिनकी शादियाँ हो रही है। तो एक गोत्र के अंदर शादी की जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है और नशा मुक्त हो हरियाणा, तो ये भी अच्छी बात है। किसानों की एमएसपी स्वामीनाथन आयोग, हाँ, ये भी अच्छा है। इसके लिए संघर्ष किया अब किसानों ने काफ़ी लंबे टाइम। लेकिन क्या है कि कोई भी सरकार है ना, वो आती है, वो वादे करती है, फिर उसके बाद उस वादे को नकार देती है। और नकारती भी नहीं है वो, बस जनता फिर उन 5 साल तक उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो हमारा तो विषय मैं तो अपनी बता दूं, ना तो मैं लड्डू खानिया में, ना मैं नारियल तोड़निया में, मैं ना किसी की मानूँ। फिर अगर मैं यहाँ बैठ गया तो फिर मामला जो है ना सरकार को ही मानना पड़ेगा। हम जो है संघर्षवादी आदमी हैं और कठिन संघर्ष करने वाले आदमी हैं, बिल्कुल कर्मठ हैं और हम किसी से दबने वाले आदमी नहीं हैं। और ना नारियल तोड़ के बैठा और ना फिर किसी नारियल तोड़ने दे। धन्यवाद। काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया, ठीक बहुत ठीक। बढ़िया हो गया। आप एक महिला हैं और अगर महिलाओं की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्लोगन है इन लोगों का। आशा वर्कर लगातार आज 25वें दिन भी धरना प्रदर्शन पर है। 28 तारीख को जब विधानसभा घेराव कर रहे थे तो 2 आशा वर्करों की डेथ भी हो गई। उस पर किसी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने कोई सिंपैथी या 2 शब्द नहीं कहे। अगर मैं बात करूं संदीप सिंह की पीठ थपथपाते रहे मुख्यमंत्री और उन्होंने कहा नहीं होगा इस्तीफा। इस तरह का सरेआम यहाँ पर इस तरह की बातें करना, तो किस तरह देखते हैं आप एक महिला भी हैं? देखिए, आप अगर देश की जो आज स्थिति देखेंगे तो जिस तरीके की अराजकता हमारे देश में है, ठीक है, उससे ये पता चलता है। ये अराजकता का शिकार जब भी कोई एक देश या उसकी व्यवस्था ख़राब होती है राजनीतिक तौर पे, मुख्य तौर पे, तो सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो घेरे में आती हैं। तो चाहे वो आप ये देख लीजिए जो पहलवान लड़कियां हैं या जो संदीप मंत्री हैं उन्होंने किया, या फिर हमारे मणिपुर में जो महिलाएं थी उनके साथ, फिर उसके बाद एक प्रधानमंत्री या फिर हमारे मुख्यमंत्री, इन सब से एक उम्मीद होती है कि वो आकर अच्छा बोले। बट लेकिन उन्होंने ये ना बोल करके और भी जो राज्यों में समस्या हो रही हैं उनको उस रेप केस की कैटेगरी में ले आए, बलात्कार की कैटेगरी में ले आए। जबकि ये बलात्कार नहीं, ये कम्युनलिस्ट जो कि कम्युनिस्ट लड़ाई के बेसिस पे हुआ, कम्युनल राइट्स के बेसिस पे लड़ाई हुई 2 जातियों के बीच में, और 2 इस तरीके की, मतलब इसको बचाया जा सकता था, रोका जा सकता था। वहीं मंत्री की तरफ भी उस चीज़ को इस्तीफा दे करके एक अच्छा मैसेज समाज में दिया जा सकता था कि जो प्रतिनिधि अगर वो इस तरह का काम करते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाता कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और ऐसा ही साक्षी मणि को इन्होंने सबने एक पहलवान मुद्दा जो उठाया उसमें भी यही की कोशिश की, अगर ऐसा हमारे करते सारे जो भी हमारे देश में राजनीति में है सरकारें वो काम करती तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज, एक महिलाओं को सशक्तिकरण और उनको सुरक्षा का भाव आता। बट लेकिन आप आज जैसे कि अब आशा वर्कर की
मृत्यु उनकी हो गई है प्रोटेस्ट में। तो ये जो दिखाता कि हम कितने मतलब हमारे अंदर भावना ही नहीं बची है, हम असंवेदनशील हो चुके हैं महिलाओं के लिए, तो बड़ी दुखद बात है। किसान आंदोलन में बड़ी मजबूती के साथ आप 14 महीने खड़े रहे, फिर से सुगबुगाहट है, तैयार हैं फिर से? बिल्कुल करना पड़ेगा, बगैर कुछ करे ये सरकार कुछ नहीं देने वाली। ये चोर लुटेरे गुंडे सब जितने बदमाश हैं ये सब इस पार्टी में है। जितना बड़ा बलात्कारी उतना बड़ा उसके पास पद है, आम पब्लिक को कोई पूछने वाला नहीं है। अब युवा है तो युवाओं के लिए कहीं ना कहीं रोजगार बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो क्या लगता है कि सरकार जो मुद्दे बना रही है या दिखा रही है, युवा उनसे कितना नाराज़ है? युवा तो बिल्कुल ही सरकार तय ये सोच रहा है कि ये सरकार कब जाए और कब युवाओं का विकास होगा। इस सरकार ने तो युवाओं को ऐसा ठग लिया है कि बोल तो ये रहे थे कि हम इतने 10 लाख रोज़गार देंगे, 2 लाख रोज़गार हर साल देंगे, आज तक हमें तो वे रोज़गार पाए नहीं। गवर्नमेंट जो जॉब्स थी वो सब प्राइवेट कर दी हैं, कुछ बची हैं वे और अभी प्राइवेट हो जाएंगी आने वाले टाइम में। और जो फार्म फिल किए थे बच्चों ने उन सबको ये वैसे लटकाई रखते हैं। पैसा इतना फार्म फिल करने में इतना पैसा चला जाता है सरकार के पास कि जितने बच्चे भर्ती होने हैं वो उनकी पूरे टाइम के लिए सैलरी दे सकती है और उनकी पेंशन दे सकती है। बट वो फार्म से अपने पैसे की कमाई करके अपने प्रचार में, अपनी सरकार के प्रचार में लगा देती है, ना कि भविष्य के बारे में। फार्म भरवाने के बाद उस भर्ती को कैंसिल कर देते हैं, फिर उसके बाद बच्चे 6 महीने, साल, 1.5 साल बैठे रहते हैं। उसके बाद एक पेपर दे दिया, एक के बाद 6 महीने के बाद 6 महीने 3 साल हो जाए, एक दूसरा फार्म नहीं भर सकते। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करते हैं उसी फार्म से, और उसी फार्म से पैसा इकट्ठा करके बच्चों को बेरोजगारी के लिए ख़त्म कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं? आज के दिन जो सरकार है निकम्मापन कर रही है, स्वार्थ के में अंधी हुई है, जनता के प्रति कोई ध्यान नहीं है। अपने विकास कहती है, विकास नाम का कोई भी उनके पास एजेंडा नहीं है धरातल पर। अब मैं आपको लास्ट बिल्कुल हो चुका है, काफ़ी देर हम सारी चीज़ें भी दिखाई थी। अब ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले दुकानें थी और यहाँ पर कूड़े के ढेर लगा दिए। जैसे जैसे शाम ढलती है तो यहाँ पर नशेड़ियों ने यहाँ पर आकर कब्जा कर लेते हैं और आने जाने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ कहीं ना कहीं गलत व्यवहार भी करते हैं। इसकी कहीं ना कहीं शिकायतें कई बार ग्रामीण कर भी चुके हैं। खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर कई बार घोषणाएं कर चुके हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर कर चुके हैं। जजपा और भाजपा की सरकार है, कांग्रेस के यहाँ से विधायक है, इन सभी में कहीं ना कहीं बादली की जनता को कहीं ना कहीं किस तरह परेशान होना पड़ रहा है ये आप समझ सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास। आखिर विश्वास कैसे बनेगा जनाब? उस विश्वास को जगाना होगा। अगर जनता के बीच आपको 2024 में फिर से लौट के आना पड़ेगा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं और आपसे जवाब मांगेगी जनता। आपको झूठे रिबन काटने या नारियल फोड़ने से आपको वोट नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर काम कराने होंगे, क्योंकि अब डिजिटल ज़माना है, लोग जवाब मांगते हैं। जब ये वीडियो लोगों तक पहुँचेगी तो आप तक वो सवाल ज़रूर करेंगे। आपके जो ये चाटुकार चारों तरफ यहाँ पर रहते हैं वो आपको चुनाव नहीं जितवाते। बादली की जनता, बादली के जो विधानसभा के जो वोटर हैं वो आपको जिताते हैं। तो वोटरों का काम नहीं होगा ना, तो आपको 2024 में उससे भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। शुक्रिया।